नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसके अंदर एक पार्ट है रिकंसिलिएशन बिटवीन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के बीच में क्या क्या वजह हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंसेस आते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट। अब सेल का निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी, मतलब कि क्वांटिटी दोनों में कॉमन है। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं क्वांटिटी सोल्ड। तो यदि मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालना है तो मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि मेरा प्रॉफिट बराबर हुआ क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट पर यूनिट, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि प्रॉफिट बराबर है क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट। अब प्रॉफिट जो फ्लक्चुएट होगा उसमें तीन फैक्टर मुझे नजर आए इस फॉर्मूले में, एक क्वांटिटी का फ्लक्चुएशन, दूसरा सेलिंग प्राइस का फ्लक्चुएशन और तीसरा कॉस्ट पर यूनिट का फ्लक्चुएशन। अब ये फ्लक्चुएशन मुझे मैनेजमेंट को सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करके बताना है कि किस वजह से मेरे प्रॉफिट पे ज्यादा फर्क पड़ा, क्यों मेरा प्रॉफिट बढ़ा, क्यों मेरा प्रॉफिट घटा, कौन सी वजह से बढ़ा, सेलिंग प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ा या कॉस्ट के घटने की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा या ज्यादा क्वांटिटी बिकने की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा, ऐसे वाइस वर्सा प्रॉफिट के घटने की भी वजह हो सकती है। तो मुझे आज की क्लास में आपको यह बताना है कि बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के बीच में क्या क्या वजह हैं जिन्हें हम मैनेजमेंट के सामने बताएंगे, ताकि मैनेजमेंट अगली बार जब डिसीजन मेकिंग करेंगे तो वेरिएशन नेक्स्ट टाइम कम से कम आए। अपनी गलतियों को वो पता लगाएं कहां पे उनकी गलतियां थी। गलती का मतलब जो क्वांटिटी उन्होंने एस्टिमेट की थी कि इतनी बिकेगी और जो एक्चुअल बिकी उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो उसे कैसे कम किया जाए, सेलिंग प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो कैसे कम किया जाए, कॉस्ट पर यूनिट जो हमने सोची थी और जो हमने इनकर की उसमें यदि फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो उसे कम कैसे किया जाए। ये सारी चीजों की प्लानिंग हम किसके थ्रू कर सकते हैं? जब हमारे को वेरिएंसेस पता हो, डिफरेंसेस पता हो सेल्स के बीच में, कॉस्ट के बीच में, और वो सारी चीजें हम सिस्टमेटिक तरीके से बताना चाहते हैं मैनेजमेंट को, जिसका नाम है रिकंसिलिएशन बिटवीन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। तो देखिए आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बना के दिखा रहा हूं जिसका नाम है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। हाँ जी, पहले मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूं। देखिए भाई, सबसे पहले हम शुरुआत में लिखते हैं बजटेड प्रॉफिट। हाँ जी, इसमें हम लिखेंगे सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा उसका नाम होगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट। फिर हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस की। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। फिर हम इसमें कॉस्ट की एडजस्टमेंट करेंगे, जो कॉस्ट वेरिएंस है हमारे पास में, टोटल कॉस्ट वेरिएंस, उसकी हमें एडजस्टमेंट करनी है। अब टोटल कॉस्ट वेरिएंस में हमारे पास में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, सेकंड आपके पास है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, थर्ड आपके पास है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड फोर्थ आपके पास है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इन सब की एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का नाम होगा एक्चुअल प्रॉफिट। अब आपके मन में एक पॉइंट चल रहा होगा कि सर का दिमाग तो नहीं खराब हो गया, जब सर पहले ही एक्चुअल प्रॉफिट ऊपर लिख चुके हैं तो सर ने दोबारा से एक्चुअल प्रॉफिट नीचे क्यों लिखा? बेटा मेरा बिल्कुल दिमाग खराब नहीं हुआ,
बल्कि मैं जो आपका दिमाग खराब हो रहा है, मतलब जो सोच रहे हो कि सर को हो गया, किस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो मैं एक्चुअल प्रॉफिट लिखूंगा उसमें मैं लिखूंगा ब्रैकेट में बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट, और यहां पे मैं लिखूंगा एक्चुअल प्रॉफिट बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट। ये सारी चीजें मैं अभी आपके सामने डिटेल में लेके आऊंगा। ये बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या चीज है, बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट क्या चीज है, ये सारे पॉइंट मैंने आपके सामने भी डिस्कस करने हैं। ठीक है जी। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है बजटेड प्रॉफिट माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट में से स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। और पॉइंट आपके सामने ये आ रहा होगा कि सर ने इसकी एडजस्टमेंट क्यों की, अभी सब कुछ बताएंगे। ठीक है ना। इसको निकालने का हमारे पास में दूसरा तरीका है, बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नेट प्रॉफिट रेशियो। ये फॉर्मूला कैसे बना, क्यों हमने इसकी एडजस्टमेंट किया, ये सारे पॉइंट अभी डिस्कस करना बाकी है। यानी सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस जिसका फॉर्मूला आपके पास में है एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने यहां पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्यों लिखा, ठीक है जी, आप यहां पे प्रॉफिट पर यूनिट क्यों नहीं लिख रहे। तो आपको अभी मैं बताऊंगा कि जब मैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालूंगा या बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहां पे लिखूंगा तो मैंने यहां पे प्रॉफिट पर यूनिट क्यों नहीं लिखा, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि दो सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस दो प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, ये सारी चीजें अभी आपको मैं काफी डिटेल में समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहां पे आपके पास में कुछ फॉर्मूले हैं जिनको पहले समझना पड़ेगा अपने। हाँ जी, बजटेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है बजटेड सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। बजटेड सेल्स क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी जो हमने सोची है कि हम बेचेंगे, बजटेड सेलिंग प्राइस का मतलब है जिस सेलिंग प्राइस पे हम बेचेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब जो प्रोडक्ट हम बनाकर बेचेंगे उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, मतलब सारी चीजें एस्टिमेटेड है। फिर आपके पास है स्टैंडर्ड प्रॉफिट, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। मतलब कि जो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस है उसकी एडजस्टमेंट मैंने क्यों की, ये सारी बातें अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले आप यहां पे सारी चीजें लिख लीजिए। एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। यहां जो आपका प्रॉफिट है वो है एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। मतलब आपको मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं कि यहां जो मैंने एक्चुअल प्रॉफिट लिखा और यहां जो मैंने एक्चुअल प्रॉफिट लिखा है उसमें जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस केवल किसका डिफरेंस है, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का, मतलब कॉस्ट का डिफरेंस है। तो यहां जो डिफरेंस है कॉस्ट का डिफरेंस है, इसलिए मैंने टोटल कॉस्ट वेरिएंस लिखा है। कॉस्ट वेरिएंस में चार तरीके के वेरिएंस आते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो मैं आपको यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दो एक्चुअल प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आने की वजह कॉस्ट है। तो कॉस्ट का फर्क प्रॉफिट पे कितना पड़ा वो हम कॉस्ट वेरिएंस के थ्रू जानते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप इस फॉर्मेट को नोट कीजिए। ये फॉर्मेट बना कैसे, अगला पॉइंट वो होगा जो मैं आपको अभी समझाऊंगा।
देखिए सबसे पहले आज की क्लास में अब मेन पॉइंट आपके लिए शुरू होता है कि ये जो फॉर्मेट मैंने आपके सामने लिखा है रिकंसिलिएशन बिटवीन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट, वो फॉर्मेट बना कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट को निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट निकालने के लिए सब लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट पर यूनिट। हाँ जी, सब लोग ये भी जानते हैं कि प्रॉफिट पर यूनिट निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और दूसरा कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब है कि यदि मेरे प्रॉफिट में कोई डिफरेंस आता है, अब मेरे दो तरीके के प्रॉफिट हो सकते हैं। एक वो प्रॉफिट जो मैंने पहले सोच के रखा था कि जो क्वांटिटी मैं बेचूंगा उसमें मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, और जो क्वांटिटी मैंने एक्चुअल में बेची उस पर प्रॉफिट अलग है। तो ये दो तरीके के प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में नजर आएंगे। एक बजटेड प्रॉफिट जिसका आपने एस्टिमेशन करके रखा हुआ था। क्यों एस्टिमेशन कर रखा था? क्योंकि आपको पता कि मेरी क्वांटिटी दो तरीके की होगी, एक बजटेड सेल्स क्वांटिटी और दूसरी आपके पास थी एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। इसी तरीके से जो सेलिंग प्राइस है वो भी आपके पास दो तरीके की है। एक आपके पास है बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट और दूसरा आपके पास है एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेम कॉस्ट भी आपके पास में दो तरीके की है। आपकी है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, जिसका मतलब है कि भाई जो गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, और दूसरा आपके पास है एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। तो हम ये कह सकते हो कुल मिला के कि प्रॉफिट में यदि कोई फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देता है, यदि प्रॉफिट में आपको कोई फ्लक्चुएशन दिखाई देगा तो वो फ्लक्चुएशन आने की तीन वजह, पहली क्वांटिटी, दूसरी सेलिंग प्राइस, तीसरी आपकी है कॉस्ट। तो क्वांटिटी की वजह से प्रॉफिट में जो फ्लक्चुएशन आया, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड is known as sales margin volume variance, and its change in profit due to change in quantity sold is known as sales margin volume variance. यानी इसे निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपके पास है बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। क्योंकि यहां पे मुझे सिर्फ क्वांटिटी का डिफरेंस बताना है। बीपीपीयू का मतलब है बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, जिसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये मेरा फॉर्मूला है बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट निकालने का। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आपके पास है कि यदि सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आ रहा है तो सेलिंग प्राइस के कम और ज्यादा होने से कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट पे भी फर्क पड़ेगा। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन selling price per unit is known as sales margin price variance। यहां मेरे को खाली सेलिंग प्राइस का इंपैक्ट चाहिए, कॉस्ट का इंपैक्ट अलग से चेक करूंगा मैं। यहां पे मेरे पास आ जाएगा चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू change in cost per unit is known as cost variance।
यहां जो मेरे पास में सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस है उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या है, उसका फॉर्मूला है मेरे पास में एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, या इसकी जगह मैं लिख सकता हूं और एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, ऊपर लिख रहे हैं प्रॉफिट पर यूनिट और नीचे लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बेटा मैं आपको यही साबित करना चाहता हूं कि दोनों फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो दोनों से सेम आएगा। क्यों सेम आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां जो मैं एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट लिखूंगा उसमें मेरी जो कॉस्ट यूज होगी प्रॉफिट पर यूनिट निकालने के लिए वो यूज होगी स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब ये सारी चीजें होती क्या है वो समझाना चाहता हूं मैं आपको। मैं प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन केवल सेलिंग प्राइस का देखना चाहता हूं, कॉस्ट का नहीं देखना चाहता, क्योंकि कॉस्ट का फ्लक्चुएशन तो मैं अलग से चेक करूंगा कॉस्ट वेरिएंस के नाम से। तो मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जब भी मेरा प्रॉफिट चेंज होता है, बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में कोई डिफरेंस आता है, एनी डिफरेंस, ठीक है जी, तो वो डिफरेंस आने की 3 वजह हैं। पहली वजह कौन सी, क्वांटिटी सोल्ड। दूसरी वजह चेंज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में बदलाव आने की वजह से। और तीसरा चेंज इन कॉस्ट पर यूनिट। तो या तो मेरी क्वांटिटी बदली होगी तब मेरा प्रॉफिट बदला होगा, यदि मेरी सेलिंग प्राइस बदली होगी तब मेरा प्रॉफिट में फर्क आया होगा, यदि मेरी कॉस्ट बदली होगी तो मेरा प्रॉफिट में फर्क आया होगा। तो ये तीनों वजह मुझे सिस्टमेटिक तरीके से मैनेजमेंट के सामने रखनी है ताकि मैनेजमेंट को पता चल सके कि कौन सा फैक्टर उनके प्रॉफिट को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, उस पर वो ज्यादा कंट्रोल करेंगे, ज्यादा प्लानिंग करेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, ताकि अगली बार जो प्रॉफिट उन्होंने सोचा है उतना प्रॉफिट मिले या उससे ज्यादा प्रॉफिट मिले, कम प्रॉफिट किसी वजह से ना हो सके। तो मैं चाहूंगा कि आप फटाफट से इन पॉइंट्स को नोट करें और मैं आपको इन पॉइंट्स को और डिटेल में भी समझाने वाला हूं। देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो मेरा सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस है जिसका फॉर्मूला है बजटेड प्रॉफिट माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट, इस फॉर्मूले को हमने इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट किया वो मुझे अभी आपको समझाना है, ताकि जब एक बार आपको फॉर्मेट समझ में आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और उसका रिकंसिलेशन आपको करने के लिए कहा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट का टाइम आपको लगेगा, इससे ज्यादा का टाइम लगेगा ही नहीं। अब ध्यान दीजिए कैसे। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड इज नोन एज सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। तो सबसे पहले जरा चलते हैं किस पे, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। और ये सारी चीजें आपने पहले से बहुत डिटेल में समझी हुई है, कोई नया पॉइंट आपके लिए नहीं है, जिसका फॉर्मूला आपके पास है बजटेड प्रॉफिट माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट में से स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस करते हैं। बजटेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है बजटेड सेल्स क्वांटिटी
इंटू बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इंटू बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। अब बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट कॉमन होने की वजह से मेरा फॉर्मूला बना ठीक है जी, बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इंटू बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। और ये जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा आंसर आएगा, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस, डिफरेंस इन क्वांटिटी। अब इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि मैं इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा टाइम पास करूं, मतलब मैं क्या करना चाहता हूं, बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड करना चाहता हूं और बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो मेरे ख्याल से जिस चीज से मैं डिवाइड कर रहा हूं उसी चीज से यदि मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई, यदि मैं इसकी बात करूं तो आप सब लोग जानते हैं कि प्रॉफिट को यदि मैं सेलिंग प्राइस से डिवाइड करूं, ऊपर लिखा है प्रॉफिट पर यूनिट और नीचे लिखा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यदि मैं प्रॉफिट पर यूनिट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूं तो प्रॉफिट रेशो बन जाती है, जिसको हमने नाम दे दिया नेट प्रॉफिट रेशो मल्टीप्लाई बाई बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस को निकालने के लिए, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस को निकालने के लिए ये फॉर्मूला तो हम यूज करते ही करते हैं, बजटेड प्रॉफिट माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट। यदि कोई बच्चा इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना चाहता तो वो इस फॉर्मूले को यूज कर सकता है। ठीक है जी, तो मैंने आपके सामने यही लिखा था, बजटेड प्रॉफिट माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट लिखो, या फिर बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका फॉर्मूला क्या है, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट डिवाइडेड बाय बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और यदि आंसर परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100 आप लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट मेरे पास में 10 रुपए, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट फॉर एग्जांपल 10 रुपए, और बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट मान लीजिए मेरे पास 50 रुपए। तो यदि मुझे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट रेशो निकालनी है तो बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट को यदि मैं डिवाइड कर दूं बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो मेरे पास में क्या आएगा, 10 रुपए डिवाइड बाई 50 रुपए मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 20%। ठीक है जी, तो ये 20% आ जाएगा मेरे पास में। मतलब आंसर वही है, बस उसको लिखने का तरीका क्या है, अलग है। तो यदि कोई बच्चा बजटेड प्रॉफिट और स्टैंडर्ड प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करना चाहता है और वो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस निकालना चाहता है तो डायरेक्टली यहीं से निकाल सकता है। ठीक है जी, अब दूसरा पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, मैंने अभी आपके सामने बोला कि चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन सेलिंग प्राइस, मतलब प्रॉफिट में बदलाव दिखाई दे केवल किसकी वजह से, सेलिंग प्राइस के बदलने की वजह से, तो हम उसे कहते हैं सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट। बट यहां पे ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट है उसको निकालते टाइम कॉस्ट कौन सी कंसीडर की जानी चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था उसमें तो प्रॉफिट पर यूनिट लिखा था, लेकिन और करके क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट पर यूनिट की जगह सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी लिख सकते हैं। तो क्या ये बात सही है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस की। यानी सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिए प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, और यहां पे ध्यान रखना बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्यों लिख रहा हूं वो अभी आपको वजह समझ में आएगी। एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से मैंने माइनस किया स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। आप सोचोगे
कि सर एक जगह एक्चुअल प्रॉफिट भी लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे कॉस्ट एक्चुअल की जगह स्टैंडर्ड लिख रहे हैं, वो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट में जो डिफरेंस देखना चाहता हूँ या दिखाना चाहता हूँ मैनेजमेंट को, वो केवल मैं किसका डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ प्रॉफिट में? सेलिंग प्राइस का। मतलब मुझे कॉस्ट क्या रखनी है? सेम रखनी है। अब यदि मैं कॉस्ट सेम रखूंगा तो मुझे कौन सी कॉस्ट लेनी पड़ेगी? स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं लिखा, दोनों जगह एक्चुअल कॉस्ट क्यों नहीं लिख दिया? वो बेटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बजटेड प्रॉफिट की कंप्यूटेशन पहले की जाती है एक्चुअल प्रॉफिट से, और बजटेड प्रॉफिट निकालते टाइम मैनेजमेंट मतलब जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो मैनेजमेंट को क्या बता रहे हैं, हम कौन सी कॉस्ट को कंसीडर कर चुके हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट को। अब मजबूरी है कि यदि हमें प्रॉफिट का डिफरेंस मतलब प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो केवल सेलिंग प्राइस की वजह से दिखाना है, तो मुझे कॉस्ट को न्यूट्रल रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। बट अब कॉस्ट को यदि मैं सेम रखूंगा और एक जगह मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट लिख चुका हूं तो मेरी मजबूरी है दूसरी जगह भी क्या लिखूंगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसका मतलब क्या होगा कि यदि मान लीजिए मेरी बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अब ध्यान से समझना, बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर एग्जांपल है 20 रुपए और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है मेरी 15 रुपए, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट कितना आ जाएगा? 5। यानी बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट मैंने 20 रुपए मानी, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरी 15 है, प्रॉफिट आएगा 5 रुपए। एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट है मान लीजिए 22 रुपए, हाँ जी, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 22 रुपए, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 15, प्रॉफिट आएगा 7। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था इस दो रुपए को हम क्या कह सकते हैं? बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, या आप ऐसे कह सकते हो बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये दोनों चीजें बराबर हो सकती हैं यदि आपका कॉस्ट का डिफरेंस जीरो आ जाए। कॉस्ट का डिफरेंस जीरो कब आता है? जब बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट निकालते टाइम या एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट निकालते टाइम कॉस्ट कौन सी कंसीडर की जाए? स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस का मतलब है कि प्रॉफिट में फर्क दिखाई दे। मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट, मार्जिन का मतलब है प्रॉफिट, वेरिएंस का मतलब डिफरेंस, मतलब प्रॉफिट में डिफरेंस दिखाई दे किसकी वजह से? प्राइस फ्लक्चुएट की वजह से। तो प्राइस का फ्लक्चुएशन ही तो मुझे दिखाना है। तो मैंने कहा जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो 2 रुपए, क्योंकि 20 वाली चीज 22 में बेची आपने, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो 5 रुपए होना था कितना हो गया? 7 रुपए हो गया। तो 2 रुपए सेलिंग प्राइस बढ़ने की वजह से आपका प्रॉफिट 2 रुपए क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो प्रॉफिट का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर है, क्योंकि यहां पर हम कॉस्ट को कंसीडर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैनेजमेंट को हम दिखाना चाहते हैं कि प्रॉफिट में जो फ्लक्चुएशन आता है उसकी कितनी वजह? 3 वजह। पहली वजह क्वांटिटी, दूसरी वजह सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और तीसरी कॉस्ट। तो हम यहाँ पे मैनेजमेंट को क्या बताना चाहते हैं कि जो प्रॉफिट हमने सोचा था और जो प्रॉफिट हकीकत में एक्चुअल में हुआ है उसमें 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर हमारा क्वांटिटी, तो क्वांटिटी फैक्टर हमारा पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर हमारा है सेलिंग प्राइस, और तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या है? कॉस्ट। ये हमारा तीसरा फैक्टर है जिसको हमने अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन आने की 3 वजह हैं, क्वांटिटी, दूसरा प्राइस और तीसरा कॉस्ट। तो पहला मैंने क्या दिखाया? क्वांटिटी, दूसरा मैंने क्या दिखाया? प्राइस, और तीसरा मैं क्या दिखा रहा हूं? कॉस्ट में फ्लक्चुएशन दिखा रहा हूं। ठीक है जी। तो ये मेरा फॉर्मेट है जिसमें मैं बजटेड प्रॉफिट को कहां पे लेके जाऊंगा? एक्चुअल प्रॉफिट में। ये सारी चीजें आप डिटेल में नोट कर लीजिए, काफी मेहनत लगेगी समझने में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप यहां पे अपना आंसर 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मान लीजिए 200 यूनिट है फॉर एग्जांपल, एक्चुअल क्वांटिटी 200, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट है 5, एक्चुअल प्रॉफिट है 7। मतलब जो प्रॉफिट मेरे को मिलना चाहिए था वो था 5 रुपए, मिल गया 7 रुपए। तो कहीं ना कहीं 200 यूनिट पे मुझे 2 रुपए का फायदा दिखाई दे रहा है। तो ये मेरे लिए हो गया फेवरेबल वेरिएंस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 5 में से 7 माइनस करते हैं तो माइनस का 2 आता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये 2 रुपए मुझे कम नहीं मिल रहे, 2 रुपए मुझे ज्यादा मिल रहे हैं। मतलब जो प्रॉफिट मैंने एक्सपेक्ट किया था वो 5 रुपए था, लेकिन मेरे को मिल गया 7 रुपए। क्यों मिला? क्योंकि मेरी सेलिंग प्राइस 2 रुपए ज्यादा हो गई। तो 2 रुपए यदि मुझे प्रॉफिट पर यूनिट ज्यादा मिल रहा है तो वो मेरे लिए एडवर्स नहीं है बेटा, वो मेरे लिए फेवरेबल है। आप इसी आंसर को ऐसे भी कह सकते थे। कैसे कह सकते थे कि सर आप एक काम क्यों नहीं करते, चक्करबाजी में क्यों पड़ रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या कर दो? माइनस कर दो, तो भी तो सर सेम ही आंसर आने। मैंने कहा देखते हैं क्या बात कर दी आपने, चमत्कार हो जाएगा फिर तो।
मेरी बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपए और एक्चुअल सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है 22 रुपए। इसका मतलब यहां पर भी 200 यूनिट पे मुझे 2 रुपए पर यूनिट ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट मेरे को ज्यादा मिल रहा है सेलिंग प्राइस बढ़ने की वजह से। यही तो मैं दिखाना चाहता हूं कि सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस क्या शो करता है, चेंज इन प्रॉफिट या डिफरेंस इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के बदलाव से प्रॉफिट में कितना बदलाव आया 400 रुपए का, तो 400 रुपए मेरे लिए अधिक प्रॉफिट हो गया क्योंकि मेरी सेलिंग प्राइस 20 रुपए की जगह कितनी हो गई 22 रुपए हो गई। बात सबको समझ में आ गई। चलिए, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्रॉफिट पर यूनिट निकालिए, उससे आप सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस निकालिए, या प्रॉफिट बिना निकाले डायरेक्टली सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को कंसीडर करके भी निकाल सकते हैं। तो मैं तो आपको सजेशन क्या दूंगा कि यार टाइम बचाने वाला तरीका अडॉप्ट करो, ना कि टाइम वेस्ट करने वाला तरीका। तो जो बचा सकता है वो तरीका कौन सा है, दोनों सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को क्वांटिटी सोल्ड एक्चुअल से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास में जो प्रॉफिट आएगा, यदि वो 20 की जगह 22 में सेलिंग प्राइस है, मतलब 2 रुपए सेलिंग प्राइस बढ़ रही है, तो प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ेगा। अब कई लोग कहते हैं सर यहां माइनस लिखो, बेटा नहीं, माइनस का मतलब होता है यदि मेरे को प्रॉफिट कम हो रहा है तो मैं उसे एडवर्स लिखूंगा, प्रॉफिट मेरे को यदि ज्यादा मिल रहा है तो मैं उसको फेवरेबल लिखूंगा। तो आप फटाफट से इस पॉइंट को नोट कीजिए। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट में हम क्या दिखाना चाहते हैं मैनेजमेंट को कि प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन केवल कॉस्ट के फ्लक्चुएशन की वजह से कितना पड़ा, मतलब प्रॉफिट पे फर्क केवल कॉस्ट के फ्लक्चुएशन का कितना है वो दिखाना चाहते हैं। तो आपके सामने देखिए क्वांटिटी दोनों जगह सेम है, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, मतलब क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस एक्चुअल है, सेलिंग प्राइस एक्चुअल है, इसका मतलब दो चीजें सेम हो गई, क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस सेम है। फर्क कहां पे दिखाई दे रहा है, यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट है, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब जो गुड्स मैं प्रोड्यूस करके बेचना चाहता हूं उसको बनाने में कितनी कॉस्ट मैंने सोची थी, और एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट का मतलब है कितनी कॉस्ट एक्चुअल में लगी उसको बनाने में। तो यहां जो डिफरेंस है वो मेरे को दिखाई दे रहा है, यहां डिफरेंस है, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों जगह प्राइस क्या है सेम, नो डिफरेंस इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि क्वांटिटी भी क्या सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो प्रॉफिट है उसे निकालने में हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट का इस्तेमाल किया, और यहां जो मैंने प्रॉफिट निकाला उसे निकालने में एक्चुअल कॉस्ट का इस्तेमाल किया। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट पे जाते टाइम हमारे तीन फैक्टर्स आते हैं, जिसमें पहला फैक्टर है क्वांटिटी फ्लक्चुएशन, दूसरा सेलिंग प्राइस, और तीसरा आपका कॉस्ट है। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके चलता हूं और उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको इसे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आराम से इजी वे में सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। देखिए भैया, तो एक एग्जांपल मैं आपके लिए नोट कर रहा हूं, लिख रहा हूं, आप भी फटाफट से नोट कीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी बजट, और दूसरी इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए लिखी एक्चुअल, और यहाँ पे हमारे पास में इंफॉर्मेशन है मटेरियल कॉस्ट, एमसी का मतलब मटेरियल कॉस्ट, फिर लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, इन सब का सम आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। ठीक है जी। फिर हमारे पास में सेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, या आप इसे प्रॉफिट कह सकते हैं। अच्छा, ये जो जानकारी मुझे दे रखी है वो सारी की सारी जानकारी मुझे पर यूनिट के बेस पे दे रखी है क्वेश्चन में। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वो देखते हैं फटाफट से। यहां पे मैंने लिखा 50, 20, 16, 12, टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा,
और यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है 54, 20, 25, 10, देखिए भाई कितना आएगा। ₹6। यानी 1 यूनिट बनाने में मटेरियल लगता है आपका 5 किलोग्राम और 1 किलोग्राम मटेरियल आपके पास है ₹10 का। 1 यूनिट बनाने में वर्कर के 4 घंटे का इस्तेमाल होता है, 1 घंटे के वर्कर को हम ₹5 पे करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड 1 घंटे का ₹4, 4 घंटे का ₹16। हाँ जी, ऐसी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। 1 यूनिट बनाने में मटेरियल लगा 6 किलोग्राम और 1 किलोग्राम मटेरियल मुझे मिला ₹9 के हिसाब से। 1 यूनिट बनाने में वर्कर के 5 घंटे लगे, 1 घंटे के वर्कर को हमने ₹4 दिए। वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा 1 घंटे का ₹5, 5 घंटे के ₹25। हाँ जी, इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन तो ये दे रखी थी, दूसरी आपके पास में है आउटपुट। आउटपुट में है आपके पास में 1000 यूनिट्स और आपके पास है 950 यूनिट। ये दो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। इसके अलावा क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कैलकुलेट हाँ जी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, हाँ जी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। दूसरा आपसे कहते हैं प्रिपेयर reconciliation statement। फटाफट से आप नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ कि ये मेरे को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है और ये सारी चीज़ें मुझसे कही गई हैं निकालने के लिए। ठीक है जी, और एक दो पॉइंट और भी लिख लेते हैं। सेल्स मार्जिन, वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मार्जिन, प्राइस वेरिएंस। जो इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दे रखी है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन और होनी चाहिए थी जो मुझे दे नहीं रखी, मैं अपनी तरफ से खुद लिखना चाहूंगा।
सबसे पहले ये है कि जो क्वांटिटी है, जो मटेरियल है उसकी क्वांटिटी कितनी है, मटेरियल यूज कितना है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है, मटेरियल क्वांटिटी। तो हम ये कह सकते हैं यदि 1 यूनिट बनाने में, पर यूनिट का मतलब 1 यूनिट बनाने में यदि मटेरियल आपको 5 किलोग्राम चाहिए तो 1000 यूनिट बनाने के लिए आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी थी। तो ये मेरा इनपुट हो गया, मटेरियल इनपुट कह सकते हैं आप मटेरियल क्वांटिटी की जगह कह सकते हैं मटेरियल इनपुट, मतलब मुझे मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी थी 5000 किलोग्राम की। लेकिन एक्चुअल में 1 यूनिट बनाने में मटेरियल लगा 6 किलोग्राम और मैंने 950 यूनिट बनाई है, तो 950 यूनिट बनाने में 6 किलोग्राम के हिसाब से मुझे मटेरियल कितना चाहिए, 950 मल्टीप्लाई बाई 6, मतलब कि 5700 किलोग्राम मटेरियल मेरा यूज हुआ। एक्चुअल में होना चाहिए था 5000, लेकिन वो 1000 यूनिट के लिए था और लगा कितना है 5700, कितनी यूनिट के लिए, 950 के लिए। एक इंफॉर्मेशन मुझे और चाहिए, आवर्स की, लेबर आवर्स की। 1 यूनिट बनाने में यदि वर्कर के 4 घंटे लगते हैं तो 1000 यूनिट बनाने में वर्कर के टोटल कितने समय की रिक्वायरमेंट थी, 4000 घंटे की। आपने 950 यूनिट बनाई है और 5 घंटे के हिसाब से वर्कर ने 950 इंटू 5 यदि हम करते हैं तो आपके पास आता है 4750 घंटे। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में देनी रखी थी, लेकिन जब मैं मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस निकालूंगा तो इन दोनों की मेरे को कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है और पर यूनिट में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, तो आप उस केस में सबसे पहले 2 चीजें अपनी तरफ से ढूंढ लें, एक मटेरियल इनपुट और दूसरा लेबर का टाइम। कि जो क्वांटिटी मैंने सोच रखी है 1000 यूनिट थी, ये होती है बजटेड आउटपुट, और 950 मेरे लिए क्या एक्चुअल आउटपुट है। आप इसे कह सकते हैं एक्चुअल आउटपुट, और ये मेरी है बजटेड आउटपुट जो मैं सोच के बैठा था, इतनी यूनिट तो मैं बना के बेच दूंगा। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो थोड़ी सी मेहनत वाला है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंसेस मुझे निकालने, तो मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल की बात, मटेरियल वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको कुछ वर्किंग नोट्स बताए थे। तो पहला वर्किंग नोट आपके पास है बजटेड कॉस्ट। ये सारी चीजें मैंने शुरू की क्लासेस में आपको बता रखी है। सेकंड आपके पास है एक्चुअल कॉस्ट। थर्ड आपके पास है एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस, और फोर्थ आपके पास है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। अच्छा, एक वर्किंग नोट और भी होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल इनपुट, बट मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में केवल मटेरियल के 3 आंसर बताने हैं, कॉस्ट, प्राइस और क्वांटिटी। ना तो मुझे मिक्स वेरिएंस बताना है, ना मुझे यील्ड वेरिएंस बताना है, तो मुझे उतना ही काम करके दिखाना है एग्जाम में जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला आप सब लोग जानते ही हैं। हाँ जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है जी, ये मेरे लिए एक तरीके से वर्किंग नोट नंबर 1 है, ये मेरे लिए 2 है, ये मेरे लिए 3 और ये मेरे लिए 4 है। अब जो मटेरियल है उसमें मेरे को इनपुट कितना चाहिए, 5000 किलोग्राम चाहिए, और 1 किलोग्राम मटेरियल मुझे मिलता है 10 रुपए का। अच्छा, मटेरियल का नाम नहीं दे रखा तो मैंने मटेरियल का नाम अपनी तरफ से ए लिख दिया। ए मटेरियल, मटेरियल ए है, या PQRS कुछ भी लिख सकते हो। मतलब 5000 किलोग्राम मुझे मटेरियल चाहिए, 10 रुपए के हिसाब से मुझे 50,000 रुपए का मटेरियल मिलेगा, जिससे मैं कितनी क्वांटिटी बना पाऊंगा, 1000 यूनिट बना पाऊंगा। एक्चुअल में मुझे मटेरियल कितना खरीदना पड़ा, कितना कंज्यूम करना पड़ा, 5700 किलोग्राम मटेरियल कंज्यूम करना पड़ा 9 रुपए के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5700 किलोग्राम, 9 रुपए के हिसाब से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 51,300, और 5700 किलोग्राम मटेरियल यूज करने के बाद मेरा जो आउटपुट है वो बनेगा 950 यूनिट का। मतलब कि मटेरियल ज़्यादा लग रहा है और क्वांटिटी आपकी कम बन रही है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है।
हाँ जी, 5700 को मल्टीप्लाई किया हमने 10 से तो 57,000 आ गया। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का मतलब है एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितना मटेरियल लगना चाहिए था। तो मैंने कहा जी 1000 यूनिट बनाने में 5000 किलोग्राम लगता है। यदि 1000 यूनिट बनाने में हमने सोचा था 5000 किलोग्राम मटेरियल लगेगा, तो 950 बनाने में कितना लगना चाहिए इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपए, और वैल्यू देखो कितनी आती है क्वेश्चन में, 47,500। अब इसी तरीके से वर्किंग नोट अभी हमने किसका बनाया, मटेरियल का, सेम ऐसे ही किसका बना देंगे, लेबर का। तो देखिए लेबर लिखेंगे सेकंड में, अभी हम सिर्फ वर्किंग नोट्स बना रहे हैं, फाइनल आंसर थोड़ी देर में निकाल देंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हुई हैं, आपके लिए कोई नया पॉइंट नहीं है। फिर से यहां पे लिखेंगे बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। वर्किंग नोट 1 2 3 4, and standard hours into standard rate, actual hours into actual rate, actual hours into standard rate, और standard hours for actual output multiply by standard rate। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताइए, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप जब भी बताएंगे वो हमेशा किसके लिए बताएंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें जो पहला वर्किंग नोट होता है वो वर्किंग नोट नंबर 4 से स्टार्ट करता है। मतलब हमारे लिए वर्किंग नोट नंबर 4 है, उनके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 है, मतलब कि वो बजटेड कॉस्ट की कैलकुलेशन नहीं दिखाते। इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो अपने आंसर में लिख देते हैं। नहीं, आपको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताइए, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप हमेशा किसका बता के आएंगे, एक्चुअल आउटपुट का। मतलब वर्किंग नोट नंबर जो हम 4 बनाते हैं उसमें, मतलब कि ये जो कैलकुलेशन आपको दिखाई दे रही है इसमें जो क्वांटिटी निकली होगी दैट इज 4750 किलोग्राम, वो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ना कि 5000। ये 5000 आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो है, लेकिन ये फॉर बजटेड आउटपुट है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर बजटेड आउटपुट पूछा जाए तो 5000 है, और यदि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट पूछा जाए तो 4750 है। यदि क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी बजटेड आउटपुट की चाहिए या एक्चुअल की, तो आप अपना बाय डिफॉल्ट आंसर किसका बता के आएंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है, समझना भी है। सेम ऐसी लेबर के लिए, यदि वो आपसे पूछते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट बताओ, यदि वो आपसे क्वेश्चन में कहते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट बताओ, तो मैं कहूंगा 4000 घंटे, 4000 घंटे। और 1 घंटे की कॉस्ट कितनी थी, 5 रुपए, मतलब कि 20,000। एक्चुअल आवर्स आपके पास कितने क्वेश्चन में, 4750 इंटू रेट कितना आपके पास में, 4 रुपए। यानी 4000 घंटे लगते हैं 1000 यूनिट बनाने में। आपको यहाँ पे क्लियर भी कर रहा हूं मैं कि ये जो 4000 घंटे हैं आप इसे स्टैंडर्ड आवर्स बोलेंगे, लेकिन किसके लिए, बजटेड आउटपुट के लिए, जो क्वांटिटी आपने सोच रखी है। बट मुझे स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए एक्चुअल आउटपुट के लिए 950 यूनिट के लिए। तो ये जो टाइम निकल के आएगा ये आपके पास कितना आ जाएगा, 950 इंटू 4, मतलब कि 3800। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए स्टैंडर्ड आवर्स बताइए, तो आप हमेशा किसका बता के आएंगे, एक्चुअल आउटपुट का। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 3800 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हो गया 4750। ये नहीं बताना, ये तभी बताना है जब वो क्वेश्चन में कहेंगे फॉर बजटेड आउटपुट, तब आपको बोलना है क्वांटिटी के लिए 5000 किलोग्राम और टाइम के लिए बोलना है 4000 घंटे। ठीक है जी, इतना कोई दिक्कत किसी को। अब आगे देखिए,
हाँ जी, तीसरा हमारे पास है ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेशन चाहिए होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ। देखिए भाई, सबसे पहले ओवरहेड वेरिएंस के लिए हम एक वर्किंग नोट बना रहे हैं जिसमें हमारे को दो तरीके का डाटा चाहिए होता है, एक बजट के नाम से और एक एक्चुअल के नाम से। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 1 यूनिट बनाने में 16 रुपए का खर्चा आता है वेरिएबल ओवरहेड का, और हम यहाँ पे कितनी यूनिट बनाना चाहते थे, 1000 यूनिट। तो यदि 1000 यूनिट बनाएंगे और 16 रुपए के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा वेरिएबल ओवरहेड का बजट में, यानी 16 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 1000 यूनिट का आ जाएगा 16,000 रुपये। ऐसी यहाँ पे फिक्स की बात की जाए तो 1 यूनिट बनाने में 25 रुपये और 950 यूनिट आपने बनाई है, तो 25 रुपये के हिसाब से 950 यूनिट का देखिए कितना आएगा, 25 इंटू 950 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 23,750 रुपये। सेम ऐसे हम निकालेंगे फिक्स ओवरहेड, 12 रुपये के हिसाब से 1000 यूनिट का 12,000 रुपये, और 10 रुपये के हिसाब से 950 यूनिट का 9500। ठीक है जी, हमें क्वेश्चन में 800 पता ही है, इधर के 4000 घंटे थे और इधर के 4750 घंटे। आउटपुट भी हमें क्वेश्चन में पता है 1000 यूनिट, और हमें पता है 950 यूनिट। देखिए भैया, अब सबसे पहले हम कुछ बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। आपको पता ही होगा, जिन लोगों ने मुझसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है, वहाँ पे हम वर्किंग नोट्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। जिसे निकालने के लिए आपके पास जो बजटेड आवर्स हैं वो 4000 घंटे हैं 1000 यूनिट के लिए। तो यदि 1000 यूनिट बनाने के लिए आपको 4000 घंटे की जरूरत होती है, तो 950 यूनिट बनाने में आपको कितना समय मिलना चाहिए। देखो कितना आता है, 950 को मल्टीप्लाई किया आपने 4 से तो 3800 घंटे। ठीक है जी, दूसरा आपके पास एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में गिवन है, हाँ जी गिवन है 4750। फिर आपको यहाँ पे चाहिए पॉसिबल आवर्स। पॉसिबल आवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं बजटेड आवर्स डिवाइड बाई बजटेड वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल वर्किंग डेज। बट इस क्वेश्चन में वर्किंग डेज दे नहीं रखे, तो यदि वर्किंग डेज नहीं दे रखे तो आप चाहो तो 10-10 ले सकते हैं, 20-20 ले सकते हैं। कि हमने सोचा था फैक्ट्री के अंदर 25 दिन काम होगा और एक्चुअल में भी 25 दिन ही काम होगा, तो ये मैंने एज्यूम कर लिया, क्वेश्चन में दे नहीं रखा, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो फिर उस केस में मतलब 4000 घंटे फैक्ट्री में काम होगा 25 दिनों में, ऐसा हमने सोचा था। मतलब 25 दिनों में यदि 4 घंटे काम होगा 4000 घंटे, और एक्चुअल में भी हमने 25 दिन ही काम किया, तो उसका ना कितने घंटे काम होना चाहिए था, 4000। फिर लास्ट आपके पास है बजटेड आवर्स, जो क्वेश्चन में गिवन है 4000 घंटे। तो ध्यान रखना कि जब वर्किंग डेज सेम होते हैं, तो उस केस में पॉसिबल आवर्स और बजटेड आवर्स सेम होते हैं। और आपको मैंने ये भी बता रखा है कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आवर्स के बीच में यदि डिफरेंस आता है तो आप उसे कहते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। ये दोनों आपको बताता है कैपेसिटी वेरिएंस। ये आपको बताता है कैलेंडर वेरिएंस। अच्छा, इन दोनों के बीच में यदि डिफरेंस आता है तो हम उसे कहते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। और
ये सारी की सारी कैलकुलेशन मैंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है, आपको फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है, फिक्स ओवरहेड के हिसाब से बताएगा आपको। मतलब यदि कोई बड़ा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो समझ लो पूरा दिमाग खराब हो जाएगा आपका, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब अगला पॉइंट देखिए जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट पर आवर। हाँ जी, स्टैंडर्ड रेट पर आवर वेरिएबल ओवरहेड के लिए और स्टैंडर्ड रेट पर आवर फिक्स ओवरहेड के लिए। हाँ जी, स्टैंडर्ड रेट पर आवर का मतलब है 1 घंटे वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा कितना है। तो क्वेश्चन में आपको दे ही रखा था 1 घंटे वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा 4 रुपये और फिक्स ओवरहेड का कितना है 3 रुपये। तो ये मुझे निकालना नहीं है, 4 रुपये और कितना दे रखा है क्वेश्चन में 3 रुपये। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए क्योंकि इनका यूज करके मैं ओवरहेड वेरिएंसेस निकालूंगा। तो सबसे पहले मैंने मटेरियल का वर्किंग नोट बनाया ताकि मैं मटेरियल वेरिएंसेस निकाल सकूं। दूसरा फिर मैंने लेबर वेरिएंस का वर्किंग नोट बनाया। अब तीसरा मैंने ओवरहेड का बनाया और अब सारे के सारे कॉस्ट वेरिएंस आपके सामने मैं निकालने जा रहा हूं। तो देखिए जब भी किसी क्वेश्चन में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूछते हैं तो उसके लिए पहले आपको उस पूरे क्वेश्चन के जितने भी वेरिएंसेस हैं वो सारे निकालने पड़ते हैं, जैसे मैं आपके सामने भी निकाल रहा हूं। अब यहां पे आप देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझसे क्या कहा गया था, हाँ जी कौन कौन सा पॉइंट पूछा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, फिर आपके पास है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, फिर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड आपके पास में बजट वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये सारी चीज आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे देखते हैं, सबका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हाँ जी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट में से हम एक्चुअल कॉस्ट माइनस करते हैं। प्राइस वेरिएंस के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस। हाँ जी, यहाँ पे अब हमारे पास में स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट हमने निकाली थी क्वेश्चन में 47,500 और एक्चुअल कॉस्ट थी हमारी 51,300। तो हमारे पास में आ जाएगा ₹3,800 एडवर्स। ये सारी चीजें कहां से देख के लिखनी है, आपके वर्किंग नोट से, जहां से मैंने वर्किंग नोट बनाए थे वहां से। तो 57,000 में से 51,300 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5700 फेवरेबल, तो ये मैंने निकाल दिया मटेरियल का। ऐसे मुझे निकालना है लेबर का, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड का। हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट। हाँ जी, हाँ जी, वैल्यू देख के लिखेंगे तो
19,000 माइनस 19,000। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स आपको दे चुका हूँ या करा चुका हूँ क्लास के अंदर, उनमें सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अब ये आपके लिए नया पॉइंट नहीं है, नया पॉइंट आपके लिए सिर्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, बट क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीज़ें निकाले बिना उसको समझाना मुश्किल है। तो देखिए अब आगे क्या होगा। यहाँ पे एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट जो हमारे पास क्वेश्चन में था 23,750, पहला हो गया नील, दूसरा हो गया 4750 फेवरेबल, तीसरा आपके पास है 19,000, और नेक्स्ट आपके पास है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला आपके पास है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, मतलब 3800 घंटे इंटू 4 माइनस 23,750। तो आपके पास आ जाएगा, हाँ जी, 3800 इंटू 4 यदि मैं करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 15,200, और इसमें से मैंने माइनस किया 23,750, तो मेरे पास में आ जाएगा 8,550 एडवर्स। फिर वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए हाँ जी, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स। एफिशिएंसी हमेशा टाइम के डिफरेंस को बताता है, तो 3800 घंटे माइनस एक्चुअल में आपके पास कितने थे 4750 घंटे, इंटू रेट है 4 रुपये, तो आपके पास 3800 माइनस 4750, हाँ जी, 3800 माइनस 4750 माइनस 950 घंटे आएगा, इंटू 4, मतलब कि 3800 रुपये एडवर्स। अब माइनस 950 घंटे का मतलब है कि लगना चाहिए था 3800 घंटे, लगा 4750 घंटे, मतलब कि वर्कर ने फैक्ट्री के अंदर जो मशीन है वो 950 घंटे ज़्यादा यूज़ कर ली, जिसकी वजह से 950 घंटे पावर का खर्चा, वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा बढ़ गया, मतलब वर्कर की एफिशिएंसी घट गई। नेक्स्ट आपके पास में है अच्छा, एक्चुअल रेट पर आवर वेरिएबल ओवरहेड का कितना है। वेरिएबल ओवरहेड में ये वेरिएबल ओवरहेड है, इसका एक्चुअल रेट है 5 रुपये, मतलब हमने सोचा था कि वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा 4 रुपये आएगा और आया 5 रुपये, फिर से नुकसान हो गया 1 रुपये का। 4750 घंटे के हमने 1 रुपये से ज़्यादा पेमेंट की है, तो 4750 रुपये की यदि अधिक पेमेंट करोगे तो आपके लिए क्या है, नुकसान है। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला आपके पास है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, मतलब 3800 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से और मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे इसमें एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 9500 रुपये, तो सॉल्व करके आएगा 1900 रुपये फेवरेबल। यानी फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। यानी वॉल्यूम वेरिएंस में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट पर आवर, मतलब 3800 माइनस 4000 इंटू 3 रुपये रेट, मतलब कि माइनस 200 घंटे इंटू 3। एक बार चेक कर लीजिए कितना आएगा।
करेक्शन करना है यहाँ पे 9500 रुपये, मैंने गलती से 9000 लिख दिया था। देखिए इस तरीके से आपके सारे के सारे कॉस्ट वेरिएंसेस निकल चुके हैं। और अभी आपके पास क्वेश्चन में क्या बाकी था, आपके पास था बाकी यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया, लेबर हो गया, वेरिएबल ओवरहेड हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब आपके पास है सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस और सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, जिसको समझना बाकी है। तो अभी आप 15-20 मिनट आपके और लगेंगे टोटल, और ये टॉपिक का ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट वर्किंग नोट आपके पास है सेल्स मार्जिन के लिए। तो सेल्स मार्जिन जब आप निकालेंगे तो किन किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। एक आपको होगी बजटेड सेल्स क्वांटिटी, जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1000 यूनिट। एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी जो आपको दे रखी है 950 यूनिट। बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको गिवन है 110 रुपये। एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपके पास गिवन है 115 रुपये। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आपके पास में गिवन है 98। एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट आपके पास गिवन है 109 रुपये। अब यहाँ पे आपको निकालना है बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, जिसको निकालने के लिए बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से हम माइनस करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कि 110 में से 98 रुपये माइनस किया, हमारे पास आ जाएगा 12 रुपये। काम की बात बेटे जो अब आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ वो ये है कि जब आप एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट निकालेंगे तो आप एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट माइनस नहीं करेंगे। ये नहीं करना, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ वो निकालना चाहता हूँ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्योंकि मैं मैनेजमेंट को दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि प्रॉफिट में जो फर्क आ रहा है वो 3 वजह से आता है, क्वांटिटी का, दूसरा सेलिंग प्राइस का, तीसरा कॉस्ट का। तो मैं कॉस्ट का फ्लक्चुएशन मैनेजमेंट को अलग से समझाऊंगा कॉस्ट वेरिएंस के नाम से, तो मुझे कॉस्ट को न्यूट्रल रखना पड़ेगा, इसलिए मुझे दोनों जगह स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। और जब मैं प्रॉफिट निकालते टाइम कॉस्ट स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ तो मैं एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट के साथ साथ मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा अलग से। तो मतलब 115 में से मैंने माइनस किया 98 रुपये, और देखो कितना आता है, 115 में से जब मैंने 98 माइनस किया तो 17 रुपये का प्रॉफिट आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप सेल्स मार्जिन वेरिएंस निकालते हो। ये सारी बातें मैंने पहले भी आपको समझा रखी है, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। तो अब आपके पास जो प्रॉफिट है, सबसे पहले बजटेड प्रॉफिट, दूसरा आपके पास है एक्चुअल प्रॉफिट, और आप इसे एक्चुअल प्रॉफिट बोलेंगे तो जरूर साथ में आपको लिखना पड़ेगा बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट, और फिर आपके पास है तीसरा स्टैंडर्ड प्रॉफिट। हाँ जी, यहाँ पे हम लिखेंगे बजटेड सेल्स क्वांटिटी, बजटेड सेल्स क्वांटिटी इनटू बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट। बट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल प्रॉफिट निकालते टाइम आपने कॉस्ट एक्चुअल ना लेके स्टैंडर्ड लिए, और ये हमारी मजबूरी थी, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम कॉस्ट का फ्लक्चुएशन सेलिंग प्राइस के फ्लक्चुएशन से अलग दिखा सकें। हाँ, क्वांटिटी आपके पास कितनी थी, 1000 यूनिट थी, सेलिंग प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, 12 रुपये। तो आपका बजटेड प्रॉफिट जो आपने सोचा हुआ था 12,000 था, एक्चुअल में आपने 950 यूनिट बेची है, और सेलिंग प्राइस आपकी 115 रुपये है, प्रॉफिट आपके पास 17 रुपये, आपके पास आ जाएगा 16,150 रुपये। हाँ जी, अब यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस।
हमारी सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है बजटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। मतलब हमने सोचा था 12,000 का प्रॉफिट होगा, हुआ है 16,150 का प्रॉफिट। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि 4,150 रुपये का प्रॉफिट हमें ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा को हम क्या कहते हैं, फेवरेबल, ये हमारे लिए फ़ायदा है। अब हम बात करते हैं प्राइस वेरिएंस की। तो प्राइस वेरिएंस में मैंने आपको क्या बताया था, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी कर सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, या फिर हमारे पास में फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। मतलब हमारे पास तीन ऑप्शन है सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस को निकालने के लिए। जो भी आपको फॉर्मूला आसान लगेगा आप उससे कर सकते हैं। मुझे तो सबसे बढ़िया कौन सा लगता है, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी, जो कि क्वेश्चन में 950 यूनिट है, बजटेड सेलिंग प्राइस है 110 रुपये, एक्चुअल सेलिंग प्राइस आपके पास है 115 रुपये। मतलब जो सामान 110 में बेचना था वो सामान आपने 115 में बेचा, मतलब कि पर यूनिट आपको 5 रुपये ज़्यादा मिले। और यदि 110 वाली चीज़ 115 में बेचोगे आप तो 5 रुपये आपको अधिक सेलिंग प्राइस मिल रही है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा मिलने का मतलब है कि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो 950 यूनिट पे 5 रुपये के हिसाब से यदि आपकी सेल 4750 बढ़ रही है तो मैं तो कहूँगा 4750 का मुझे फ़ायदा हो गया। किसी भी आंसर तरीके से निकाल सकते हैं। सेल 11,400 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए था, 16,150 का प्रॉफिट हो गया। तो यदि 11,400 में से 16,150 रुपये माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 4750। किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, सबसे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे आप यहाँ पे भी चेक कर लो, 950 इंटू बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट था 12, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट है 17, तब भी 5 रुपये का डिफरेंस आएगा। कैसे मर्जी कर लो। अब सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास में है बजटेड प्रॉफिट माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी। मतलब कि हम यहाँ पे कर सकते हैं बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नेट प्रॉफिट रेशो। मैं आपको कई तरीके बताऊंगा, बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, और तीसरा आपके पास है बजटेड प्रॉफिट माइनस स्टैंडर्ड प्रॉफिट। आप किसी भी तरीके से सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस को निकाल सकते हैं। अच्छा, यदि क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट रेशो निकालना पड़े, यदि आपको नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट डिवाइडेड बाय बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। मतलब कि आपके पास में 12 रुपये को डिवाइड कर दिया मैंने किससे, 110 से मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 12 डिवाइड बाई 110 इंटू 100, आपकी परसेंटेज आ जाएगी 10.909091 अप्रॉक्सीमेटली। अब बजटेड सेल्स क्वांटिटी कितनी है, हाँ जी, बजटेड सेल्स क्वांटिटी आपके पास है क्वेश्चन में 1000, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी 950, बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 110 इंटू 10.909091 परसेंटेज करो। या दूसरा तरीका 1000 माइनस 950 इंटू बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट 12 रुपये, या फिर आप कर सकते हैं क्वेश्चन में बजटेड प्रॉफिट है 12,000 रुपये और स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपके पास है 11,400। किसी भी तरीके से करके देखो, 1000 माइनस 950 इंटू 110 इंटू 10.909091% आपके पास आ जाएगा 600 रुपये एडवर्स। यहाँ पे करके देखो 50 इंटू 12 600 रुपये। किसी भी तरीके से करके देखेंगे आंसर सबसे क्या आएगा, सेम। और मैंने एडवर्स को लिखा
तो कई बच्चे कहते हैं सर आंसर तो पॉजिटिव आ रहा था, आपको तो फेवरेबल लिखना चाहिए था। नहीं बेटे, ये प्लस माइनस का जो खेल होता है उससे हमें एडवर्स फेवरेबल का कोई लेना देना नहीं है। आप सोचो कि बेचना था 1000 यूनिट, बेचा 950 यूनिट है। यदि मैं अपनी क्वांटिटी, वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, तो यदि क्वांटिटी 1000 का मैंने सोचा हुआ है और मेरी 950 यूनिट बिक रही है, तो इसका मतलब मेरी 50 यूनिट की सेल कम हो रही है, और जब मेरी सेल ही कम होगी तो मेरा प्रॉफिट भी कम होगा। प्रॉफिट कम होगा कितने रुपए? 600 रुपए। तो सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस आपको ये बताता है कि 50 यूनिट कम बेचने की वजह से 12 रुपए के हिसाब से 600 रुपए का प्रॉफिट आपका जितना होना चाहिए था उससे कम हुआ। मतलब आपका प्रॉफिट होना चाहिए था 12,000, हुआ 11,400 है। मतलब कि 600 रुपए का प्रॉफिट 50 यूनिट कम बेचने की वजह से कम हुआ। फटाफट से आप सारी चीजें नोट कर लीजिए। अब देखिए फाइनल सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, जिसके लिए हमने ये आज की क्लास रखी हुई है। देखिए भाई, सबसे पहले हम कौन सा प्रॉफिट लिखते हैं स्टार्टिंग में? बजटेड प्रॉफिट। इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस की, मतलब क्वांटिटी का इफेक्ट देखने प्रॉफिट पे कितना पड़ा। तो आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस, जो आपको बताता है कि प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस बदलने की वजह से कितना फर्क पड़ा, मतलब सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट पे कितना फ्लक्चुएशन है। ठीक है जी। तो बजटेड प्रॉफिट कितना था आपका क्वेश्चन में? आपको याद होगा 12,000 रुपये। स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपके पास था 11,400 रुपये, और एक्चुअल प्रॉफिट, हाँ जी, एक्चुअल प्रॉफिट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये आपके पास आया था 16,150 रुपये। ये सारी चीजें अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाली है। बजटेड प्रॉफिट 12,000 रुपये, एक्चुअल प्रॉफिट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट 16,150 रुपये, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपके पास है 11,400। थोड़ा सा भी मैं और इसको इलैबोरेट करूंगा। फिर आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट वेरिएंस। टोटल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर हमारा पहला वेरिएंस है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा आपके पास है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तीसरा आपके पास है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, और चौथा आपके पास है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट
अच्छा बताइए, क्वेश्चन के अंदर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया था आपका? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की यदि बात की जाए तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपके पास था 3800 रुपए एडवर्स, लेबर कॉस्ट वेरिएंस था निल, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है 8550 एडवर्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है 1900 रुपए फेवरेबल। तो फटाफट से ये चारों वेरिएंस हम पहले लिखते हैं। 3800 एडवर्स निल, हाँ जी 3800 एडवर्स निल, 8550 एडवर्स और 1900 फेवरेबल। एडवर्स का मतलब है कि आपको यहां पे माइनस करना है और 1900 फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब है कि ये जो वैल्यू आपको दे रखी है उसको प्लस करना है। मतलब 16150 में 3800 माइनस कीजिए, माइनस कीजिए 8550 और प्लस करो 1900, तो आपके पास आ जाएगा 5700, 5700। ठीक है जी। तो मैनेजमेंट को हमने क्या समझाया कि देखिए कॉस्ट में फ्लक्चुएशन यदि नहीं होता, कॉस्ट में यदि फ्लक्चुएशन नहीं होता तो आज हमारा प्रॉफिट 16150 रुपये होता, लेकिन कॉस्ट अधिक लगने की वजह से, कॉस्ट अधिक लगने की वजह से हमारा जो गुड्स है वो महंगा बना, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट 16150 से घटकर कितना रह गया? 5700। अब इस बात को ऐसे समझो ध्यान से, बहुत डिटेल में। हाँ जी, एक्चुअल प्रॉफिट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। और यहां जो हमारा फॉर्मूला होगा वो एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है कि सर एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी कितनी थी हमारी? 950, सेलिंग प्राइस हमारी एक्चुअल में थी 115 और स्टैंडर्ड कॉस्ट थी हमारी 98, यही थी ना। और यहां पे हमारे पास कितना है? 950 इंटू 115 और आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो थी 109 रुपये। 109 रुपये थी आपकी एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, 109 रुपये हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, जबकि हमने सोची थी 98। मतलब जो सामान 98 रुपीज़ के हिसाब से बनना था वो सामान आपका 109 रुपये के हिसाब से बना। मतलब कि कहीं ना कहीं हमें नुकसान हुआ। 98 वाली चीज़ यदि 109 में बनेगी, 98 और 109 का जो डिफरेंस है वो हमारे लिए 11 रुपये का नुकसान है पर यूनिट। तो 11 रुपये पर यूनिट हमारी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी। तो आप इनको चेक करो, यदि 115 माइनस 98 करें तो कितना आता है? 17। और यहां आपके पास आता है 950 इंटू 6, 5700। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि आपका जो सामान 98 का बनना था वो सामान आपने 109 का बनाया। ध्यान से समझिए, जो गड़बड़ हो रही है वो यही हो रही है कि 98 वाली चीज हमारे वर्कर ने फैक्ट्री के अंदर, प्रोडक्शन मैनेजर ने जो भी काम किया वो उन्होंने काम 98 वाला कितने में किया? 109 में किया। मतलब 11 रुपये हमारा सामान महंगा बना। इसका ना हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज बाई कितनी हो गई? 11 रुपये। मतलब हर एक यूनिट 11 रुपये महंगी बनी। तो 11 रुपये यदि महंगी बनेगी मतलब ज़्यादा खर्चा होगा, तो 950 यूनिट पे 11 रुपये के हिसाब से हमें कितने रुपये का नुकसान होगा? 10,450 का। तो आप ये देखो कि यदि मैं 16,150 में से 10,450 में माइनस कर दूं, 16,150 में से 10,450 माइनस कर दूं, तो मेरा प्रॉफिट 5700 रुपये रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो प्रॉफिट में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ जो प्रॉफिट में डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो सिर्फ कॉस्ट के फ्लक्चुएशन को दिखा रहा है, इसलिए हमने नाम रख दिया कॉस्ट वेरिएंस। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। यानी सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस में वॉल्यूम वेरिएंस का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? आपको याद होगा, हाँ जी, सारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। और यहां पे हम लिखते हैं बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। मतलब कि यहां पर
आप इसे ऐसे लिखें, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट की जगह और थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं, बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो अब आपकी जो क्वांटिटी है वो थी 1000, बिकी 950, बेचना था 110 के हिसाब से, और कॉस्ट आपकी है 98। मतलब कि 50 यूनिट आपने कम बेची है, जिसपे आपको 12 रुपए के हिसाब से 600 रुपए का नुकसान हुआ। यदि 50 यूनिट आप कम बेचोगे तो हर एक यूनिट पे जो 12 रुपए का प्रॉफिट होना था, वो 50 यूनिट पे 600 रुपए का प्रॉफिट आप नहीं कमा पाए। तो सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस क्या बताता है कि क्वांटिटी कम या ज्यादा बेचने की वजह से प्रॉफिट पे कितने रुपए का फर्क पड़ा। तो मैंने कहा यदि एक यूनिट मुझे 12 रुपए का प्रॉफिट कमा के देती तो 50 यूनिट मुझे 600 रुपए का प्रॉफिट कमा के देती, बट मैंने 1000 की जगह 950 यूनिट बेची है। इसका मतलब 50 यूनिट मैंने कम बेची है, 12 रुपए के हिसाब से 50 यूनिट पे 600 रुपए का प्रॉफिट मैंने कम कमाया। तो 12,000 में 600 रुपए का प्रॉफिट यदि मैं कम कमाऊंगा तो एडवर्स का मतलब माइनस हो गया। ध्यान रखना, एक ही चीज लिखनी है एग्जाम में, या तो एडवर्स का साइन लगाना है या माइनस का साइन लगाना है। तो समझाने के लिए मैंने लिखा आपका, तो यहाँ एडवर्स का मतलब माइनस। तो 12,000 में 600 का प्रॉफिट मैंने कम कमाया, मतलब 11,400। तो मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था 12,000 का, हुआ 11,400 का, क्योंकि मैंने 50 यूनिट कम बेची, पर यूनिट मुझे 12 रुपए का प्रॉफिट कम मिला। अब अगला पॉइंट आ गया, सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस क्या बताता है कि बेचना किस पे था, बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मतलब 950 यूनिट जो मुझे बेचनी थी किसके हिसाब से, 110 के हिसाब से, मैंने बेचा किसके हिसाब से, 115। यहां मुझे फायदा हो गया। मतलब जो सामान 110 के हिसाब से बेचना था 115 रुपए के हिसाब से बेचा, मतलब 950 यूनिट पे मुझे 5 रुपए के हिसाब से, 950 यूनिट पे 5 रुपए के हिसाब से अधिक सेल वैल्यू मिल गई 4750 रुपए की। तो ये मेरे लिए फेवरेबल हो गया। फेवरेबल का मतलब प्लस। तो जो मेरा प्रॉफिट 11,400 रुपए होना चाहिए था, वो मेरा प्रॉफिट हो गया 4750 रुपए अधिक, मतलब 16,150 का। तो मैं आपको यहाँ पे बार बार क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ मैं क्वांटिटी का फर्क दिखा रहा हूँ प्रॉफिट पे, यहाँ सेलिंग प्राइस का फर्क दिखा रहा हूँ, और यहाँ मैं कॉस्ट का डिफरेंस दिखा रहा हूँ। तो तीन ही तो डिफरेंस थे मेरे, तीन ही तो वजह थी जिसकी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा था। तो प्रॉफिट में डिफरेंस आने की पहली वजह क्वांटिटी, दूसरी वजह सेलिंग प्राइस में फ्लक्चुएशन, तीसरी वजह कॉस्ट में फ्लक्चुएशन। इस तरीके से आपको यदि एग्जाम में रिकंसाइल करने को कहा जाए तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, फटाफट से नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।